हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोटा स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखने वाले हैं इस वीडियो में। यह वीडियो पार्ट 1 होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड जहाँ उनके सिलेबस में एनसीईआरटी बेस्ड किताबें हैं शामिल हैं, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो पार्ट 1 वाले हम वीडियो में देखेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, हमें आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों होती है। उसके बाद जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास किस प्रकार हुआ है, आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका निर्माण किस प्रकार किया गया और क्यों किया गया, इसे जानेंगे। यूएनओ की जो शाखाएं हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, शीत युद्ध के बाद यूएनओ में कौन कौन से सुधार किए गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन से सुधार हुए, और अंत में देखेंगे निषेधाधिकार जो वीटो पावर है उसे अंत में जानेंगे। तो पार्ट 1 में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानेंगे हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। इससे पहले हम आपको एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि हमें माता पिता या फिर बड़े गार्जियन या फिर हमें परिवार की जरूरत क्यों होती है। इसीलिए कि वो हमें गाइड कर सकें, मुसीबतों से बचा सकें, बीमार पड़ जाने पर हमें इलाज करा सकें, अच्छे और बुरे का भी फर्क बता सके, हमें एक साथ एकता के सूत्र में बांधे रख सके। अनगिनत कारण है, हमें परिवार इसीलिए तो चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक विश्व के लेवल पे, एक एक वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसी की भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में बताया, लिखता है यहाँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हर समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, लेकिन ऐसा भी नहीं कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वे महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं, चाहे वो युद्ध का मामला हो या फिर शांति स्थापित करने का मसला हो। ये जो सारे मसले हैं इनमें मदद करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वह देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हों। देशों के बीच मनमुटाव हो या फिर झगड़े हो उन्हें भी कम करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। यहाँ कहा बताया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो जीवन स्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए, देशों के बीच में मनमुटाव और झगड़े को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान ले। जो दो देश होते हैं विश्व के लेवल पे, वो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से युद्ध कर बैठे, ये नहीं है। इन युद्धों को रोकना ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मेन भूमिका होती है। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं वे युद्ध को रोकना उनका मेन मकसद होता है, और बातचीत के मसलों पर समस्याओं का सुलझाना उनका मेन उद्देश्य होता है, और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी युद्ध को किसी भी हाल में टाला जा सके और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सके। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि बताया मैंने कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, तो इन्हीं कारणों से हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए ताकि युद्ध को रोका जा सके, शांति बहाल किया जा सके। दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो रहे हो तो उसे रोका जा सके, उसमें शांति स्थापित किया जा सके, उसमें संधियां कराकर उसे समझाया जा सके, ताकि अन्य जो विश्व के देश हैं उसे कोई नुकसान ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसी कारण से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं। यहाँ राज्य का मतलब होता है देश। मैंने पहले भी बताया है कि अगर पॉलिटिकल साइंस की बुक में अगर राज्य वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है कंट्री या फिर देश। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण जो कोई देश ही करते हैं और या फिर कोई देशों का ग्रुप ही करता है। यह अनेक मामलों के लिए जवाबदेह होता है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। यानी मान लीजिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया तो उसमें जितने भी सदस्य देश शामिल होंगे उन सभी की सुरक्षा करना उस संगठन का मकसद हो जाएगा, उसका मेन उद्देश्य बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है? तो राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। यानी कोई भी देश उस मसले को या उस समस्या को सुलझा नहीं सकता अपने दम पर, तो उसमें ऐसा होता है कि कई सारे देशों का ग्रुप बनाना और उस ग्रुप बनाकर उस समस्या का समाधान करना, उसका निदान करना जरूरी हो जाता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं और इतने कठिन होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर काम करें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मान लें तो जैसे कोरोना वायरस आ गया। अभी हमने कोरोना वायरस का प्रकोप देखा कि किस प्रकार 2020, 2021 और कितना संकटपूर्ण रहा लोगों के लिए और कितनी सारे मौतें भी हुई कोरोना वायरस के चलते। तो अगर कोरोना वायरस को देखा जाए तो कोरोना वायरस तो सिर्फ भारत में ही नहीं था, विश्व के अन्य देशों में शामिल थे। तो अगर सभी देश एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से इसको सुलझाने का प्रयास करे, तभी ये बीमारी का समाधान ढूंढा जा सकता है। नहीं तो कोई भी देश, जैसे मान लीजिए भारत अपने अकेले दम पे तो इसका समाधान नहीं निकाल सकता। ग्लोबल वार्मिंग की ही समस्या हम देख लें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो बर्फ होते हैं वो पिघलने लगते हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है। तो जो समुद्र के किनारे जितने भी जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, उनके डूबने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है। तो ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा नहीं है कि कोई भी देश ऐसे ही निपट सकता है। इसके बचने के लिए सभी देशों को पर्यावरण से संबंधित नीतियां बनानी होंगी, पर्यावरण के लिए ज्यादा सचेत होना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव की ही बात कर ले तो ये सभी जो है बहुत बड़े और विशाल कारण है, विशाल मसले हैं, विशाल समस्याएं हैं जो एक साथ सभी देशों के मिलकर आने के साथ ही इनका समाधान निकाला जा सकता है। कोई भी देश अपने दम पर इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तो ये तो हो गए बहुत सारे कारण जो कोई भी देश अपने दम पर इसे सुलझा नहीं सकता है। तो उन्हें एक समूह में आना चाहिए, उन्हें ग्रुप बनाकर इन समस्याओं का निपटान करना चाहिए। ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। जो भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं उनका जो सहयोग होता है सहयोग करने के उपाय में मदद कर सकते हैं, या फिर सूचनाएं जो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है। यानी कोई भी संगठन ऐसा नहीं होता कि बिना नियम और कानून के बना लिए जाते हैं। कोई भी संगठन बनता है तो उसका जो मेन मकसद होता है सहयोग करना और सूचनाएं जुटाना, ताकि ऐसे संगठन को जो नियमावली है, जो नौकरशाही है, उन्हें बरकरार रखा जा सके और उन्हें एक विशेष रूपरेखा दिया जा सके, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो, जितने भी उस संगठन में, जितने भी उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल हैं, उन सदस्य देशों को यह विश्वास हो सके कि आने वाली लागत में जो आने वाले प्रॉफिट होने वाले हैं इस समूह में शामिल होने से, उसकी सबकी समुचित साझेदारी होगी। सभी जितने भी सदस्य देशों हैं सभी में उनका बंटवारा न्यायोचित होगा, यानी सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। और कोई भी सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। सबसे जरूरी तो हो जाता है कि किसी भी संगठन में आप शामिल होते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझे, उसके नियम और जो जितने भी शर्त हैं उनका पालन करें, तभी आप उस संगठन में बरकरार रहेंगे। नहीं तो अगर किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन होता है तो आपको उस संगठन से या उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपको निकाला जा सकता है। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। जितनी देर से हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा कर रहे हैं, अगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई वर्ल्ड लेवल पे है तो यूएनओ है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला टॉपिक तो खत्म हो गया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, जिसके बहुत सारे कारण मैंने बताए हैं। अब हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना ही क्यों, उसके बनने के पीछे का क्या इतिहास रहा है, उनके बनने के पीछे का विकास का कालक्रम क्या रहा है, उसे जानेंगे। तो लिखता है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918 तक, तो उसके बाद
प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद एक संगठन बनाया गया था, एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसका जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध न रोक सका। यानी इसने शुरू में तो अच्छा बेटर परफॉर्मेंस किया, लेकिन समय बीतते गया और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में, तो देखते देखते यह दूसरे विश्व युद्ध को भी रोक नहीं सका। इसे बनाया ही गया था कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो सके, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद इसे बनाया गया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध को रोका जा सके, लेकिन यह दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकामयाब हो गया। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए, और सबसे बड़ी बात तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम भी चलाए गए थे। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और भारत इसका सदस्य बना था 6 दिन बाद। 6 दिन बाद कहने का मतलब 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बना। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत किए गए, सिग्नेचर किए गए, और सिग्नेचर के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। तो कुछ इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने का प्रक्रिया रहा, जो लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी था। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन उद्देश्य की बात करें, उसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना है, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना है, उनके बीच में दोस्ती बढ़ाना है, उनके संबंधों को मधुर बनाने हैं। इसके स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी। जब यूएनओ की स्थापना किया गया तो सभी लोग यही सोच रहे थे, सभी की आशा थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा। जितने भी दो देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं उनको रोकने का काम करेगा, जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। यानी जब ये यूएनओ बन रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ बन रहे थे, तो सभी लोगों के दिल में यही आशा थी कि यह जो संगठन है यूएनओ विभिन्न देशों के बीच झगड़ों को रोकने का काम करेगा, और वैसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो भविष्य में चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं या फिर युद्ध हो सकते हैं। और अगर मान लिया जाए कि युद्ध हो ही जाए, छिड़ ही जाए, तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का भी काम करेगा, यानी युद्ध को रोकने का प्रयास करेगा। जितना हो सके बातचीत के माध्यम से समस्याओं का निदान किया जाएगा, ऐसा इनका उद्देश्य रखा गया। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या अगर देखी जाए तो 193 थी, और वर्तमान में 2023 में जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं अभी भी 193 देश ही शामिल है यूएनओ में। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। मैं सुरक्षा परिषद के बारे में विशेष रूप से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप यह समझें कि जो सुरक्षा परिषद है, जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं, उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें सबसे पहले तो अमेरिका है, उसके बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। ये 5 सदस्य देश जो है स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला जो सार्वजनिक चेहरा है और उसका जो प्रधान प्रतिनिधि है वो महासचिव होता है। जैसे मान लीजिए भारत में सबसे ज्यादा कौन सा नाम फेमस होता है राजनीतिक, अगर पॉलिटिक में देखा जाए, पॉलिटिकल कैरियर में देखा जाए, तो प्रधानमंत्री भारत के बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बल्कि उससे बड़ा पोस्ट तो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन आपने शायद ही राष्ट्रपति को इतना फेमस होते हुए देखे होंगे। जो प्रधानमंत्री होता है उसका चेहरा बहुत फेमस होता है, वो देश के हर जन्म में जाने जाते हैं, और दुनिया के अन्य देशों में जब दौरे किए जाते हैं जब, तो प्रधानमंत्री किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री का चेहरा होता है भारत में वो बहुत ज्यादा फेमस होता है। ठीक उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो सबसे ज्यादा दिखने वाला चेहरा है, कामकाज के दृष्टिकोण से हो या फिर अन्य किसी भी दृष्टिकोण से, तो सार्वजनिक चेहरा और उसका जो प्रधान प्रतिनिधि होता है, जो मेन व्यक्ति होता है, जो मेन अध्यक्ष होता है, वो महासचिव होता है। उस पद का क्या नाम है? महासचिव। और वर्तमान समय में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव बने हैं और उन्होंने अपना पदभार 1 जनवरी 2017 को संभाला है। यहाँ आप एक लोगो देख सकते हैं जो यूएनओ का लोगो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है, जिसमें गेहूं की बालियां हैं दोनों तरफ और विश्व में
सॉरी बीच में विश्व का मानचित्र लगा हुआ है, वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है बीच में। तो ये क्या है, यूएनओ का लोगो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाएं और एजेंसियां हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं और बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाएं हैं, क्योंकि जो यूएनओ है अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि जो यूएनओ है विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इसकी बहुत सारी एजेंसियां हैं और बहुत सारी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली शाखा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, UNDP जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा जो शाखा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, शॉर्ट फॉर्म में UNHRC, जिसका पूर्ण रूप अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन होता है। चौथा जो शाखा है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। शरणार्थी वो होते हैं जो किसी दूसरे देश से आते हैं और वो भी प्रताड़ित तरीके से आते हैं, वहां उनको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा होता है, तो उस दृष्टिकोण से उससे बचने के लिए वो किसी भी देश में सहारा लेने चले आते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत में ही बांग्लादेश में जब राजनीतिक उठापटक या फिर किसी भी भौगोलिक कारण से वहां पे कुछ मुसीबतें आ जाती हैं, भूकंप आ जाते हैं या फिर अकाल पड़ जाता है, तो वहां के लोग, बांग्लादेश के लोग भारत में प्रवास करने लगते हैं, भारत में आने लगते हैं, तो ये हो गए शरणार्थी। ठीक है, तो इसे हम शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी यानी किसी भी समस्या से जूझते हुए जो लोग किसी देश में जाते हैं, तो उसे हम शरणार्थी कहते हैं। तो यह इसकी भी एक संस्था है, इसकी भी एक शाखा है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UNHCR कहते हैं, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनिसेफ शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, जिसका पूर्ण रूप हुआ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और अंत में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो यूनेस्को होता है, और पूर्ण रूप की अगर बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह जितनी भी शाखाएं आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये सभी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनका शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म सभी याद रखें, एग्जाम में बिल्कुल सटीक तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि WHO है, तो पूछेगा कि WHO का पूर्ण रूप लिखें। आपके 4 विकल्प भी हो सकते हैं, या फिर सब्जेक्टिव टाइप से भी पूछेगा तो आपको लिखना पड़ सकता है। तो ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला जो टॉपिक है लिखता है कि शीत युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध खत्म हो गया 1991 में, 1991 में, तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से सुधार हुए उसे जानेंगे। तो लिखता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। उनके सामने जो 2 तरह के सुधार जरूरी हो गए थे। पहला सुधार क्या है, तो यूएनओ की बनावट और उसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा सदस्य देशों का मानना है कि जो यूएनओ जो संगठन है उसकी बनावट ठीक नहीं है, और इसकी प्रक्रिया में है उसमें भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसकी प्रक्रिया में भी सुधार किया जाए और इसकी जो बनावट है उसमें भी सुधार किया जाए, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, इस संगठन जो यूएनओ है, यूएनओ के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा किया जाए। यानी यूएनओ में जितने भी न्याय सुनाए जाते हैं, जिन भी मामलों की सुनवाई की जाती है, उन मुद्दों की समीक्षा की जाए, वो सही तरीके से न्यायोचित ढंग से नहीं किए जाते। तो जो न्यायाधिकार है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं यूएनओ को। लिखता है लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी है। जो 2 सुधार हमने ऊपर देखे कि बनावट की, संस्था की बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार हो, और न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। जितने भी यूएनओ में शामिल देश हैं उन सभी देश सहमत हैं कि जो 2 तरह के सुधार हैं ये जरूरी हैं। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका जो सिस्टम है, उसकी जो बनावट है, सबसे बड़ी मुद्दा तो वही बना हुआ है।
यानी सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ये भी बताया जा रहा है। खासतौर से एशिया के देश, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की बात उठ रही है। ऐसा सदस्य देशों की मांग है कि जो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हमने अभी देखे थे, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 अस्थायी सदस्यों की जगह और अस्थायी सदस्यों को शामिल किया जाए और अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और ये जो सदस्य होंगे खासतौर से एशिया के होने चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण एशिया के होने चाहिए। ऐसा सदस्य देशों की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश, जिसमें पश्चिमी देशों की बात की जाए तो कनाडा आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश पश्चिमी देश हैं। तो अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जो यह संगठन है यूएनओ, उसमें शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में बड़ी भूमिका निभाई जाए। जबकि औरों की इच्छा है, जो अन्य देश है, अन्य सदस्य देश हैं, उनका यह मानना है कि यह जो संगठन है अपने आप को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, जिसमें स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक ही अपने आप को सीमित रखे। ज्यादा उन्हें बढ़ चढ़ कर काम करने की जरूरत नहीं है। ये जो सामाजिक मानव भलाई के जो कार्य हैं, इन पे ही ध्यान अपना फोकस करे यूएनओ, ऐसा अन्य देशों का मानना है। जबकि जो पश्चिमी देश है, उन लोगों को क्या करना है, तो इन लोगों का कहना है कि जो बजट से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं और उनमें प्रशासन है, उनमें कुछ सुधार चाह रहे हैं। ये पश्चिमी देशों का मानना है। बल्कि अन्य देश क्या चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार आयोग और लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक ही अपने आप को सीमित रखें। ये सारे कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ को करने चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, या फिर उसके लिए कौन कौन से शर्त निर्धारित किए गए हैं यूएनओ के सुधार में। तो लिखता है कि सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, एक रेजोल्यूशन पास किया गया और इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। वो 3 जो मुख्य शिकायतें थी, जिसमें पहला शिकायत तो यह था कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ की, अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता। और दूसरा क्या है कि इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। यानी जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद में न्याय किए जाते हैं, फैसले सुनाए जाते हैं, उनमें पश्चिमी देशों का फायदा जुटा होता है, पश्चिमी देशों के हित शामिल होते हैं, उनकी फायदा शामिल होता है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। यानी कुछ ही देशों के फायदे के लिए, पश्चिमी देशों के फायदे के लिए या फिर उनके दबदबे के कारण सही तरीके से न्याय नहीं हो पाता है। तीसरा जो कारण है, तीसरा जो मुख्य शिकायत है, वो है कि सुरक्षा परिषद में बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी पश्चिमी देशों को ज्यादा वरीयता दिया जाता है और जो अन्य देश हैं, अन्य महाद्वीप के देश हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, उनको कम वरीयता दिया जाता है। तो सुरक्षा परिषद में बराबरी की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए हैं। बाद के सालों में बताया गया है कि स्थायी सदस्यता पाने के लिए और अस्थायी सदस्यता पाने के लिए कौन कौन से आपके मानदंड सुझाए गए हैं, वो आगे हम स्लाइड पे देखेंगे। तो इसके कुछ निम्नलिखित मानदंड है। तो सबसे पहले बताया गया है यूएनओ की तरफ से कि बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। यानी कोई भी देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाना चाहता है तो उसके पास बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति बेहतर होनी चाहिए, आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी उसके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने चाहिए। दूसरा जो मानदंड सुझाए गए हैं उसमें है कि बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। यानी उसके पास एक बड़ी टुकड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए, तभी वो यूएनओ का सदस्य बन सकता है, और खासतौर से अस्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर। तीसरा जो मानदंड सुझाया गया है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा हो। यानी जो भी देश शामिल होना चाहता है, अस्थायी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो यूएनओ के बजट में उसे सबसे ज्यादा योगदान करने होंगे। यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा पैसे देने होंगे, तभी वो जाकर यूएनओ का स्थायी सदस्य बन पाएगा। आबादी के लिहाज से भी बड़ा राष्ट्र हो,
यानी उसके पास बहुत बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखता है कि ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यानी वैसा देश जहां लोकतंत्र कायम हो, लोकतांत्रिक सरकारें हों और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, लोगों के जन कल्याण की बात करता हो, जन कल्याण की भलाई की बात करता हो, तो ऐसे देशों को शामिल किया जाएगा। और अंत में मानदंड यह सुझाया गया है कि जो ये देश हैं, कोई भी देश ऐसा होना चाहिए कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। यानी किसी भी देश से आप भेदभाव न करें भूगोल के आधार पे, अर्थव्यवस्था के आधार पे और खासतौर से संस्कृति के आधार पे। जो भी जितने भी विश्व में विविधता मौजूद है उसको नुमाइंदगी करता हो, उससे से बचने की कोशिश नहीं करता हो। तो यही कह रहा है कि जो जितने भी देश हैं इन सभी अगर स्टेप्स को पूरा कर रहे हैं, तो ये जो मानदंड सुझाएंगे इन सभी स्टेप्स को अगर पूरा कर रहा है, इस सभी मानदंडों को पूरा कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता, परमानेंट मेंबर पाने के लिए योग्य है। ठीक है, तो आप यहाँ एक बात गौर कर सकते हैं कि भारत तो बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है विश्व में, अभी वर्तमान में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत। बड़ी सैन्य ताकत है, यानी भारत की जो बॉर्डर है उसके पास बॉर्डर के लिहाज से बहुत सारे सैनिक हैं। यानी सैन्य ताकत की बात किया जाए तो सैन्य ताकत भी एक विशाल सैन्य ताकत है भारत के पास। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ज्यादा योगदान तो नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे योगदान करता है जो सीधे बजट के माध्यम से नहीं, लेकिन जन कल्याण की भलाई के लिए योगदान। जैसे भारत समय समय पर अन्य सदस्य देशों को दवाइयां प्रोवाइड करता रहता है, जो मेडिसिन है वो देते रहते हैं। कोरोना की वैक्सीन आपने देखे होंगे कि भारत सरकार ने अन्य देशों को सप्लाई किया, उन्हें दिया। तो भारत जन कल्याण के लिए, मानवाधिकारों के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। आबादी के लिहाज से तो आप जान ही रहे हैं कि भारत जो है चीन को भी पीछे करने वाला है, तो बहुत बड़ी आबादी भी भारत के पास है। और भारत में लोकतांत्रिक सरकारें हैं और मानवाधिकार का जो सम्मान है भारत तो शुरू से ही करता रहा है। और सबसे बड़ी बात और सबसे अंतिम जो मानदंड है कि विश्व की विविधता की भारत नुमाइंदगी करता है। यानी ऐसे खुद ही देख लीजिए कि भारत में तो खुद विविधता मौजूद है, तो भारत तो विविधता को स्वीकार करता है, विविधता को समझता है कि विविधता कितनी जरूरी है एक देश को अखंड बनाए रखने के लिए। खुद भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक बहुत सारी विभिन्नताएं मौजूद है, विविधता मौजूद है। तो भारत विविधता की जो खासियत है उसको बहुत बेहतर ढंग से समझता है। तो इन मानदंडों में अधिकांश मानदंडों को भारत जो है पूरा करता है, लेकिन फिर भी भारत सरकार को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। इसके दो मुख्य कारण हैं, उसे हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। इससे जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। यानी जो सदस्यता की प्रकृति है, जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट और अनपरमानेंट मेंबर, उनकी प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार, जो वीटो पावर है, उसे खत्म होना चाहिए। जो 5 देशों को वीटो पावर दिया गया है उसे खत्म करो। अनेक देशों का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। यानी 5 देशों को आपने वीटो पावर दिया है और अन्य जो देश हैं अस्थायी देश हैं, तो इन लोगों के बीच में बराबरी का मेल नहीं खा रहा है, इनके बीच में संबंध बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए प्रासंगिक नहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है उसके लिए यह ठीक बात नहीं है। कुछ देशों को उसने तो अस्थायी सदस्यता दे दिया है और कुछ देशों को उसने अस्थायी सदस्यता की श्रेणी में रखा है। तो ये बराबरी का बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, यह प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 तो अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर है, जिसमें मैंने बता ही दिया कि वो कौन कौन से देश थे। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 सदस्य हो जाते हैं सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। विशेष हैसियत कहने का मतलब वीटो पावर दिया गया है। और जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, और अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार भी नहीं है। ठीक है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं 2 वर्ष के लिए मात्र चुने जाते हैं और उनको वीटो पावर का भी अधिकार नहीं है। और जो
5 अस्थायी सदस्य हैं वो लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम के लिए हैं और उन्हें अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। और उस खासकर वीटो पावर क्या होता है उसे हम समझेंगे इस स्लाइड में। तो लिखता है निषेधाधिकार, जिसे हम इंग्लिश में वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर या निषेधाधिकार, निषेध का मतलब होता है मना करना, यानी मना करने का अधिकार। आपने देखा होगा निषेध प्लस अधिकार, अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा निषेध प्लस अधिकार यानी मना करने का अधिकार और वीटो करने का अधिकार, तो उसे कहते हैं निषेधाधिकार। लिखता है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है, हम सभी जानते हैं। और वो 5 देश कौन कौन से हैं उसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी है इस वीडियो की शुरुआत में ही। अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने को निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई भी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि यूएनओ में जितने भी सदस्य देश हैं वो भारत को शामिल करना चाहते हैं, अस्थायी परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन 5 अस्थायी सदस्य हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर है वो भी राजी हैं, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर में से 4 राजी हो गए हैं और एक राजी नहीं हुआ है। एक का कहना है कि हम भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनने देंगे। तो अगर एक ने भी मना कर दिया तो जितने भी लोग कह रहे हैं कि हाँ भारत को मिलना चाहिए अस्थायी सदस्यता, तो उन सभी की बात फेल हो जाएगा, वो सभी को फिर मना करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि 5 अस्थायी देशों में 5 वीटो पावर जिनको मिले हुए हैं 5 देशों को, उनमें से अगर कोई भी एक मना कर देता है किसी भी काम के लिए, चाहे वो भारत को अस्थायी सदस्यता देने की बात हो या अन्य किसी भी मुद्दे पर, वो 5 देशों में से कोई भी एक देश अगर मना कर देता है तो सभी जो वह बात होगा वो नहीं बढ़ेगा आगे, उसे रोकना पड़ेगा, उस काम को रोकना पड़ेगा। ऐसा होता है वीटो पावर। तो भले ही अन्य अस्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो, निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन अस्थायी सदस्य ऐसे सुधारों के लिए शायद ही राजी होंगे। यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है, कह रहा है कि जितने भी अस्थायी सदस्यों में से कोई भी एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई भी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है। यानी कोई भी अगर फैसला उठाया जा रहा है, कोई भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं अच्छे कार्य के लिए, और 5 में से अगर कोई भी एक मना कर देता है तो उसे रोक दिया जाएगा, भले ही अन्य अस्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उसे फैसले के पक्ष में मतदान किया है। यानी जितने भी परमानेंट मेंबर हो या फिर जो अस्थायी सदस्य हो सभी राजी भले ही हो, लेकिन अगर एक देश भी जो परमानेंट मेंबर है उसने मना कर दिया तो उस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आगे लिखता है कि निषेधाधिकार को समाप्त करने की बात चल रही है, लेकिन आपको यह लगता है नहीं, अस्थायी सदस्य ऐसा होने के लिए राजी नहीं होंगे। अस्थायी सदस्य जो है परमानेंट मेंबर ऐसा शायद ही राजी होंगे कि अस्थायी सदस्यता की जो सिस्टम है उसे हटा दिया जाए, ऐसा राजी नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है चैप्टर 6 का वो खत्म हो चुका है और इसमें जितने भी टॉपिक्स हम वीडियो को शुरू में देखे थे उन सभी टॉपिक्स को इस पार्ट 1 वाले वीडियो में कवर किया गया है और बहुत बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।